आज हमारे सेगमेंट डॉग टॉक में बात करेंगे न्यू नेटल जॉन्डिस के बारे में। अ लॉट ऑफ द बेबीज़, चाहे वो अपने टाइम पे दुनिया में आएँ या फिर वो प्री मैच्योर बर्थ्स हों, यू ऑफन फाइंड आउट कि उनका जब टेस्ट कराया जाता है तो उनमें जॉन्डिस के असरात पाए जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन और इसको फ़ौरी तौर पे अटेंशन की ज़रूरत होती है। कई लोग इसको सिम्टम्स को फ़ौरी तौर पे जांच लेते हैं क्योंकि आंखों में आपको पीलापन सा नज़र आता है, लेकिन इसका हतमी जो नतीजा है, जो आपको अगर फॉर श्योर होना है तो उसका ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर ये माइल्ड सिम्टम्स हैं तो आप आमतौर पे लोगों को देखेंगे कि छोटे से बच्चे को कहा जाता है कि धूप की सिकाई कराइए, उसको मॉर्निंग सनलाइट में अगर आप रखते हैं तो वो उसको हल करता है। लेकिन इन मैनी केसेस किड्स नीड टू बी अंडर द ब्लू लैम्प इन अ स्मॉल इंक्यूबेटर लाइक सिनेरियो। इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्यों ये एक सीरियस कंडीशन है और आपको तवज्जो देने की ज़रूरत क्यों है? आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शकीला, हु इज़ अ स्पेशलिस्ट इन फैमिली मेडिसिन। कैसी हैं आप? शकीला, मुझे बताएं कि यू नो वी एक्सपीरियंस्ड इट व्हेन माय नेफ्यू वाज बोर्न। तो हमें लग रहा था कि वी वर गेटिंग डिस्चार्ज टू गो होम एंड इट वाज अ नॉर्मल बर्थ एंड एवरीथिंग। और आखिरी टेस्ट जो उन्होंने करवाया हमारे निकलने से पहले तो पता चला ही हैड माइल्ड जॉन्डिस। तो मुझे बताएं ये कितना अहम होता है कि उसको फौरी तौर पे ट्रीट किया जाए, बिकॉज दे डिडंट लेट अस गो। उन्होंने कहा आप घर नहीं जा सकते, अभी आपको यहीं रुकना पड़ेगा। बिल्कुल, वैसे तो ये कहा जाता है कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका प्लेसेंटा जो होता है वो ब्लड माँ से बच्चे में मुंतकिल कर रहा होता है जी। तो जब बच्चा पैदा होता है, प्लेसेंटा ख़त्म होता है, वो ख़ुद जब उसका जिगर काम करना शुरू करता है तो उसके ब्लड में हेमोलिसिस होती है, तोड़ फोड़ होती है। ब्लू रिबन बेसिकली हमारी जो बॉडी में एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब हमारा ब्लड टूटता है तो ये येलो कलर का एक पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड में टूटता है, और जब ये बहुत ज़्यादा मकदार में टूटता है तो स्किन येलो, स्केलरा, आंखें येलो हो जाती हैं और पेल स्टूल पास करना, तो ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। शुरू में बच्चे जब पैदा होते हैं तो 7 दिन तक या 14 दिन तक ये सिचुएशन रहती है। सही। अगर इसमें ये होता है कि ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लू रिबन लेवल, इसको हम बेसिकली कहते हैं हाइपर ब्लू रिबनीमिया, यानी ब्लू रिबन की लेवल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि बच्चे को करनेक्टरिस या जो है ये जॉन्डिस हुआ जी। तो उसमें ये होता है कि फिर डॉक्टर आपको फोटोथेरेपी, लाइट थेरेपी, जैसे आपने अपनी बात के आगाज़ में कहा, वो किया जाता है। कभी कभार ये ख़तरनाक हद तक भी लेवल्स बढ़ जाते हैं। उस वक्त फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? फोटोथेरेपी होती है। आजकल तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट ब्लड भी चेंज किया जा सकता है बच्चे का। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने पढ़ी कि अगर बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो माँ से मुख्तलिफ है तब ज़्यादा चांसेस होते हैं। एग्जैक्टली, जो एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है, अगर माँ का बी नेगेटिव है और बाप का बी पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है बच्चा जो है वो आइदर बी नेगेटिव होगा या बी पॉजिटिव होगा। तो अगर माँ से उसका बच्चे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो उसमें ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, वैसे दिस इज़ ऑलवेज मार्वल्ड मी कि अल्लाह ताला की आप कुदरत देखें कि बच्चा माँ की कोख में पनप रहा है, डेवलप हो रहा है, एंड ही कैन हैव अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप देन द मदर। यानी इन इटसेल्फ इट्स सच अ मिरेकल टू लुक एट। अच्छा, मुझे बताएं कि जो फोटोथेरेपी बच्चे को दी जाती है, जिसमें हम ब्लू लाइट्स कहते हैं, बाकी चीज़ें कहते हैं, ये जॉन्डिस को कैसे रिवर्स करती है? हाउ डज़ इट हेल्प? हमारा जब लाइट थेरेपी होती है उसमें क्या होता है कि जो आपका ये ब्लू रिबन है वो हिमोलाइज्ड ब्लड, मैंने जैसे बताया कि ब्लड टूटा और ये ब्लू रिबन आपके खून में शामिल हुआ तो उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। सही। वो आपके स्टूल से, आपके यूरिन से वो पास आउट होने में आसानी होती है। और दूसरा, माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा माँ बच्चे को अपना दूध पिलाएगी वो उतना ज़्यादा स्टूल में ब्लू रिबन पास आउट हो जाएगा और बच्चा 1 या 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात मैंने ये देखी क्योंकि इट फेल्ट कम्बरसम ना, क्योंकि आप एग्जॉस्टेड होते हैं, बच्चा अभी न्यूबॉर्न आया है, फैमिली भी, उसके इमोशंस भी हाई हैं और आपको कहा जा रहा है कि जी निकलना नहीं है अभी आपने, यानी यू कांट लीव द हॉस्पिटल, यू हैव टू स्टे लॉन्गर। मैंने ये भी देखा है कि 1-2-3 दिन की फोटोथेरेपी के बाद भी डॉक्टर्स ये रेकमेंड करते हैं कि आप घर बेशक ले जाएं लेकिन बच्चे का टेस्ट दोबारा कराएं। बेशक। और उसमें मैंने देखा है कि कई लोगों की गफलत या कोताही या लेजीनेस आ जाती है कि जी हमारे यहाँ एक इम्प्रेशन है ना डॉक्टर शकीला कि जी ये तो बस लैब्स के और बस हॉस्पिटल पैसे बनाना चाहता है। ये ट्रस्ट डेफिसिट कैसे कम किया जाए एंड हाउ डेंजरस कैन इट बी अगर जॉन्डिस को अनअटेंडेड छोड़ा जाए? वेरी डेंजरस। सेरेब्रल पाल्सी कर सकता है बच्चे में। बच्चे की जहनी कुव्वत ख़त्म हो सकती है। जब बहुत ज़्यादा ब्लू रिबन के लेवल्स हों तो आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपका लिवर डैमेज हो सकता है और लाइफ लॉन्ग बच्चा पढ़ाई में मतलब इनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग,
एंड ही कैन नॉट कोप अप विद द डेली लाइफ। वो आम बच्चों की तरह नहीं हो सकता। अगर लिवर फेलियर हो गया तो फिर तो और ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन हो सकती है। सेकेंडली ट्विचिंग एक बीमारी होती है जिसको कोरिया कहा जाता है। बच्चों में हाथों की ट्विचिंग होना, ट्रेमर्स होना, ये भी लाइफ लॉन्ग रह सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स वरीड होते हैं कि बिलिरुबिन के लेवल्स जब नॉर्मल हो जाएं तो फिर डिस्चार्ज किया जाए। अच्छा, सिंस वी आर ऑन द सब्जेक्ट, न्यू नेटल के अलावा जैसे हम देखते हैं कि अंडर द एज ऑफ 10 भी कई दफ़ा बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, उस वक्त जॉन्डिस होने की क्या वजह है? इन्फेक्शन, पुअर हाइजीन, हेपेटाइटिस ए बहुत कॉमन है क्योंकि हम ऐसी जगह पे रहते हैं पाकिस्तान में, कंटामिनेशन तो सबसे ज़्यादा है। खाना हम लोग जो बाहर वेंडर्स से लेते हैं उनके हाथ धुले हुए हैं नहीं है। अगर किसी को हेपेटाइटिस ए है, अगर आपके घर में भी खाना कोई पका रहा है, कुक हाथ धुले हुए नहीं है, तो हेपेटाइटिस ए फ़ौरन आपको ट्रांसमिट हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अगर बड़ी एज में बच्चा यानी 10 साल की उम्र का है और घर में किसी को जॉन्डिस है तो क्या ये कंटेजियस होता है? बिल्कुल कंटेजियस, हाईली कंटेजियस। ओके। और अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट खातून है और किसी को घर में हेपेटाइटिस ए है तो प्लीज़ उनसे दूर रहिए। इवन आप सेम वॉशरूम भी मत यूज़ करें। वाओ, क्योंकि तो हाथों से वो लग सकता है। फीको ओरल रूट है इसका। बिल्कुल। अच्छा जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं आपके साथ एक ख़बर शेयर करूं। जब हम इस पे बात कर रहे थे और एवरीथिंग इवेंचुअली आपकी हाइजीन से, आपकी अच्छी आदतों से जाके जुड़ती है। क्या आपको पता है कि इंडिया में जो होने वाला महाकुंभ मेला है उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ लोगों ने की, और वो ये कि यकीनन हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में लोगों ने वहाँ पे खाना था क्योंकि इतना ज़्यादा फुटफॉल था। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका निकाला गया उनमें अच्छी आदतें डेवलप करने का। रोटी के ऊपर एक हीट स्टैम्प लगाया गया कि क्या अपने अपने हाथ धोए हैं। एंड आई थॉट इट वाज अ इंटरेस्टिंग आइडिया क्योंकि रोटी आपके सामने पड़ी है, वो आपको अपने आप यकीनन आपको भूख लगी और आप फौरी तौर पे खाना चाहते हैं, लेकिन उस पर मैसेज लिखा हुआ है कि मुझे खाने से पहले प्लीज़ अपने हाथ धो लें ताकि आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। आई थिंक दैट इज़ समथिंग वी नीड टू प्रमोट। आपने भी नोटिस किया होगा डॉक्टर शकीला कि जो कोविड के टाइम से व्हेन वी वर टेकिंग ऑल दीज प्रिकॉशंस, हम इस तरह की बीमारियों से बचे हुए थे, बहुत बचे हुए थे। हम बार बार सैनिटाइज कर रहे थे, हाथ धो रहे थे और हमें कोई और इन्फेक्शन हुआ ही नहीं उस टाइम में। तो आपके ख्याल में बच्चे जब खेल रहे होते हैं बाहर मट्टी वगैरह में खेलते हैं तो हम तो कहते हैं यार इससे तो इनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है, लेकिन खाना खाते वक्त या खाने से पहले उनको ये बताना कि बेटा बेशक कितनी भी भूख लगी हुई है पहले हाथ धो, ये आसान होता है या कच्ची उम्र में ये आदतें डाली जा सकती हैं? बिल्कुल डाली जा सकती हैं। आप जब बड़े करेंगे तो बच्चे आपको खुद ही देख के कॉपी करेंगे। तो बड़ों को ये आदत डालनी चाहिए कि डाइनिंग टेबल पे बैठने से पहले हाथ धोएं और सबको ये मैसेज पास ऑन करें, तो बहुत आसान है ये। आई थिंक हर चीज़ कहीं ना कहीं इवेंचुअली इससे जाके जुड़ती है कि आप सफाई का कितना ख्याल रखते हैं, आपके घर के सर्फेसेस कितने क्लीन हैं, आप हाथ धोते हैं या नहीं। क्योंकि देखें वही वाली बात है कि जर्म्स, बैक्टीरिया इज़ ऑल अराउंड अस, वी हैव अ लॉट ऑफ कंटेजियस थिंग्स इन द एयर, लेकिन अगर आप अपनी क़ुव्वत मदाफ़ियत को अपनी डाइट और अपनी आदतों से बेहतर बना सकते हैं, यू कैन सेव योर सेल्फ फ्राम अ लॉट ऑफ मिजरी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शकीला फॉर बीइंग हियर विद अस।